कोल्ड वॉर के बाद दुनिया कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के इतने करीब नहीं थी जितना आज है। समय के साथ यूक्रेन रशिया वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक नए हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से वार कर दिया है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर आकर कहा है कि मॉस्को अपने नए ओर्शनिक हथियार का इस्तेमाल आगे भी करेगी। इस वॉर गेम में खतरनाक एस्केलेशन की एक ठोस वजह है। इसी हफ्ते यूक्रेन ने रशिया के ऊपर 6 यूएस एंड यूके मेड लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर दिया। अब याद रखिए कि यूक्रेन को रशिया की टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्राइक्स करने की अनुमति अमेरिका ने आज तक नहीं दी थी। इतने सालों में 2 साल से ज्यादा नहीं दी थी। हथियार की सप्लाई डिफेंस के लिए की जा रही थी, इस शर्त पर कि इसे अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने परमिशन दे दी है और इस स्ट्राइक के बाद पुतिन ने कहा है कि अब यह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन बन गया है। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि एस्केलेशन तो पुतिन ने किया है, गलती पुतिन की है। नॉर्थ कोरिया से ट्रूप मंगवाया और यूक्रेन में वो नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स लड़वा रहे हैं, तो एस्केलेशन और ग्लोबलाइजेशन तो रशिया कर रहा है। युद्ध के 33 महीने बाद भी दोनों साइड सुलह करने के लिए राजी नहीं है और अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने लगता है कि अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में आग में घासले डालने का काम कर दिया है। उधर रशिया ने भी अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं, यह आस लगा के कि ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे जब पावर में आ जाएंगे जनवरी में। रशिया ने इसी हफ्ते अपनी रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी जारी कर दी है, जो न्यूक्लियर वॉर की संभावना और भी नजदीक ले आती है। क्या है यह नया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? कौन से हैं ये नए हाइपरसोनिक हथियार? क्यों बाइडेन आग लगाने पर उतारू है यूक्रेन रशिया वॉर में? और क्यों हम एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत देख रहे हैं? यह सब आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 6 जनवरी 2021 ये वो दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप के उकसाने पर उनके हजारों समर्थक यूएस कैपिटल हिल पर हमला बोल देते हैं। उनका मकसद था डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में इस हार को पलटना और यूएस कांग्रेस का इलेक्शन के नतीजों को फॉर्मली एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है उसे रोक देना। इस दंगे फसाद में 5 लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए यह दिन एक काले धब्बे की तरह इस दिन को देखा जाता है। लेकिन देखिए अब 4 साल बाद बाजी कैसे फिर से पलट चुकी है। जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारने के बाद जिस कुर्सी को खाली नहीं करना चाहते थे, आज अमेरिका की जनता ने उन्हें फिर से भारी मत से चुनकर उसी कुर्सी पर, उसी व्हाइट हाउस पर वापस भेजा है। हमने इस पूरे नए इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर एक पूरा वीडियो भी बनाया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जीते, कैसे डेमोक्रेट्स ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। टाइम रहे तो वो देख लीजिएगा एपिसोड। इलेक्शन के नतीजों से पहले सबको यह डर था कि अगर ट्रंप फिर से चुनाव हार जाते हैं तो नतीजों को फिर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देश में फिर से दंगा फसाद होगा, आगजनी फिर से फैल जाएगी। लेकिन शायद किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर डेमोक्रेट्स चुनाव हार जाते हैं तो वो भी कुछ उठपटांग कर सकते हैं। एक हफ्ते पहले तक जो बात किसी ने नहीं सोचा था वो हो गया। जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वो काम कर दिया। उनके इस एक कदम से आगजनी यूएस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल सकती है। उनके एक रेकलेस डिसीजन ने एक ऐसा चेन रिएक्शन ट्रिगर कर दिया है जो किसी भी वक्त एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। यूक्रेन में जल्द से जल्द शांति बहाल करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कोर इलेक्शन प्रॉमिस रहा है। चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले वो एक्चुअली प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात भी करते हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की को बताते हैं कि ये जो 2 साल से भी ज्यादा जो चल रहा है, ये जो ब्लडशेड, वो ये खत्म कर देंगे जब वो राष्ट्रपति बनेंगे और एक पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाएगा दोनों साइड के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए। ये वायदा वो अपने तमाम रैलियों में भी बार बार रिपीट करते आए हैं। 5 नवंबर को हुए इलेक्शंस में भारी बहुमत से जीतने के बाद ट्रंप यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से फोन पर बात करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत टेलीफोन पर हो चुकी है। एक प्रोसेस लगता है स्टार्ट हुआ था कि ये युद्ध को किसी तरीके से खत्म किया जाए, कंसेंसस एक अचीव किया जाए। लेकिन फिर जो बाइडेन जो व्हाइट हाउस में अपने कुछ आखिरी दिन गिन रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने यूक्रेनियन फोर्सेस को रशिया की टेरिटरी के अंदर अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। यानी अब यूक्रेन अमेरिकन मिसाइल्स को सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि रशिया के टेरिटरी में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस के हमला कर सकता है, उस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन बीते कई महीनों से बाइडेन से ऐसा करने की गुजारिश कर रहा था, परमिशन मांग रहा था। जेलेंस्की का कहना है कि अगर रशिया के क्रिटिकल टारगेट्स पर हमला नहीं करोगे तो उनको रशिया के खिलाफ जीतना
इम्पॉसिबल है। जेलेंस्की का कहना है कि रशियन लॉन्च पैड्स, रशियन मिलिट्री टारगेट्स को जब तक आप ध्वस्त नहीं करोगे, यूक्रेन पर हमला होता रहेगा, यूक्रेन कभी सेफ नहीं रहेगा। लेकिन बीते कई महीनों से बाइडेन ने इस बात की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि ऐसा करना रशिया के खिलाफ एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन की तरह देखा जाएगा और नेटो के खिलाफ सीधा जंग भी छिड़ सकता है, रशिया वॉर अनाउंस कर सकता है। बाइडेन ने खुद कई बार कहा था कि वो यूक्रेन को अमेरिकन मिसाइल्स रशिया पर हमला करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि चुनाव हारने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने यह सिग्निफिकेंट परमिशन दे दी यूक्रेन को? क्या अब तीसरे विश्व युद्ध का टेंशन नहीं है? क्या वो चिंता अब नहीं सता रही है? क्या रियलिटी बदल गई है? क्या रशिया चुप हो गया है? क्या अब रशिया इसे प्रोवोकेशन नहीं देखेगा क्या? या फिर यह सब सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्किलें बढ़ाने के लिए किया गया है कि जो योजना शांति के लिए बन रही थी उसको भंग कर दिया जाए तो कोई पीस टॉक ना ही हो पाए? कई एनालिस्ट इसे ऐसा ही मान रहे हैं। आज के डेट में 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा रशिया के पास है, फिर आता है यूएस का नंबर, फिर आता है चाइना, फिर पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस और यूके। इजराइल के पास भी सिग्निफिकेंट स्टॉकपाइल्स हैं, लेकिन वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते हैं कि उनके पास कितने वेपन्स हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बीते सालों में बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है। फाइनली ईरान कई सालों से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की चेष्टा कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है, बट ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है इस बात पर। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों रशिया का एस्केलेशन बहुत खतरनाक है। हिरोशिमा पर जब बॉम्ब गिरा था तो वो अराउंड 15 किलो टन का था उसका यील्ड। आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स देखें तो उनका यील्ड 200 से 2000 किलो टन का हो सकता है। इमेजिन करिए एक बॉम्ब जो इतना पावरफुल हो सकता है, इतनी तबाही मचा सकता है। ऐसे बॉम्ब से सिर्फ लोग या शहर ही नहीं, पूरा विश्व खत्म हो सकता है। रेडिएशन फॉलआउट हो सकता है, पूरे पृथ्वी के तमाम इंपैक्ट पड़ सकता है, एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्लाइमेट तक पर इंपैक्ट पड़ सकता है। जब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो एक चेन रिएक्शन आपको दिखने को मिलता है बॉम्ब के अंदर, और वैसे ही एक चेन रिएक्शन बॉम्ब के बाहर भी होता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एक तरफ से न्यूक्लियर लॉन्च होता है तो दूसरे तरफ से भी तुरंत रिटेलिएशन होगा। इसका मतलब है कि एक मिसस्टेप, एक गलत कैलकुलेशन से सब काम तमाम हो सकता है। सभी मेजर सिटीज, इकोनॉमीज, इन्वायरमेंट, ये सब पूरी दुनिया का एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट हो सकता है अगर कहीं चूक हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। और ऐसा हो चुका है पिछले दशकों में, खासकर की कोल्ड वॉर के दौरान। इसीलिए लगभग सारी न्यूक्लियर पावर्स एक डॉक्ट्रिन का पालन करते हैं जिससे न्यूक्लियर वेपन्स का एकदम सडनली कोई इस्तेमाल ना कर पाए। एक सोची समझी प्लानिंग होगी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए। बाइडेन के यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज करने की परमिशन देना ऐसे ही एक चेन रिएक्शन का एक इनिशियल स्टेप की तरह है, एक ट्रिगर की तरह है। क्योंकि जैसे ही बाइडेन ने परमिशन दे दी, वैसे ही पुतिन ने भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को ऑफिशियली अपडेट कर दिया। पुतिन के अपडेटेड डॉक्ट्रिन पर साइन करने के कुछ ही घंटे के अंदर यूक्रेन ने पहले बार लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशियन टेरिटरी के अंदर लॉन्च कर दिए। ये ATCMS मिसाइल कन्वेंशनल सेंस में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन यूक्रेन के नजरिए से ये कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज में है, क्योंकि यह रशिया के 300 किलोमीटर अंदर तक टारगेट्स को हिट कर सकता है। प्लस ये बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इतना वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी है, पेलोड डिलीवरी है, स्पीड है, सब कुछ कन्वेंशनल मिसाइल के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसी के साथ साथ यूक्रेन ने यूके मेड लॉन्ग रेंज स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया, जो कि लॉन्च होता है एयरक्राफ्ट से, लेकिन ग्राउंड हगिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रेडार से बचते हुए एनिमी टारगेट को ध्वस्त कर देते हैं। ये काफी हाई टेक मिसाइल्स हैं। रशिया ने यूक्रेन के साइड से इन मिसाइल को यूज करना ऑफिशियली एक न्यू फेज ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अब न्यू फेज है या न्यूक्लियर फेज है, इसका सुराग रशिया के नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में छुपा हुआ है, और यह है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी कंट्री का, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक सेट ऑफ प्लान होता है, पॉलिसी होता है, जिसके तहत निर्धारित होता है कि वो किस सिचुएशन में अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। जैसा कि
इंडिया का डॉक्ट्रिन कहता है कि भारत अपनी न्यूक्लियर वेपन सिर्फ और सिर्फ एक WMD अटैक के रिटेलिएशन में करेगा। माने सिंपल भाषा में बोलें तो हम नो फर्स्ट यूज करेंगे, और अगर हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला होता है उसी के रिटेलिएशन में हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। रशिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2020 में इंट्रोड्यूस किया था। उसमें रशिया ने साफ कर दिया था कि रशिया अपने न्यूक्स सिर्फ WMD अटैक के रिटेलिएशन में नहीं, बल्कि अगर कोई कन्वेंशनल अटैक भी होता है रशिया पर, उसके रिस्पॉन्स में भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है अगर रशिया के क्रिटिकल टारगेट्स को हिट किया गया। इस हफ्ते इसी डॉक्ट्रिन में ऑफिशियली एक अहम अपडेट या कुछ अहम अपडेट्स किए गए हैं। अभी तक रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह सब लिखा था कि न्यूक्लियर वेपन्स एक डेटरेंट है, यानी अगर कोई दूसरा कंट्री रशिया को थ्रेट करता है तो रशिया अपने न्यूक्स का यूज कर सकता है। लेकिन अब इस नए वर्जन में कुछ और स्पेसिफिक कंडीशंस डाल दिए गए हैं, जिससे क्लियर हो गया है कि रशिया अपने न्यूक्स को सिर्फ एक डेटरेंट की तरह नहीं बल्कि और भी ब्रॉडली यूज कर सकता है, और भी कम कंडीशंस लगेंगे अब यूज करने के लिए। आइए समझ लेते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नए डॉक्यूमेंट में यह साफ कर दिया गया है कि रशिया न्यूक्स यूज कर सकता है अगर रशिया या उनके एलाइज यानी फ्रेंडली नेशंस पर कोई कन्वेंशनल अटैक हो जाता है या उनकी सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को थ्रेट पहुंचता है। यानी अगर बेलारूस पर फॉर एग्जांपल अटैक होता है तो रशिया इसे एज एन अटैक मानेगा और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। साथ यह भी लिखा गया है कि अगर कोई भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री जैसे यूक्रेन रशिया पर अटैक करता है विद द बैकिंग और सपोर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर यानी यूके, फ्रांस, अमेरिका, तो रशिया इसे जॉइंट अटैक समझेगा और इस पर भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स ले सकता है। यानी यूके को भी अटैक कर सकता है क्योंकि मिसाइल तो आपने यूक्रेन को दिया है। यह भी ऐड किया गया है कि अगर कोई अटैक जैसे रशिया की रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी कम होती है तो उसको भी रशिया न्यूक्लियर वॉरहेड से रिस्पॉन्ड कर सकता है। यानी कोई मिलिट्री टारगेट अगर आप टारगेट कर रहे हो तो हम इसे न्यूक्लियर थ्रेट से या न्यूक्लियर वेपन से काउंटर करेंगे। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली यह भी लिखा गया है कि अगर रशिया के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है तो रशिया अपने न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकता है। यह स्पेशली उन सिचुएशन में होगा जब रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया जाए। अब आती है सबसे चिंताजनक बात। इस डॉक्ट्रिन के अडॉप्ट होने के चंद घंटे बाद यूक्रेन रशिया के मिलिट्री टारगेट्स पे यूएस मेड मिसाइल्स लॉन्च कर देती है, तो टेक्निकली देयर इज नथिंग स्टॉपिंग पुतिन कि भैया अब तो आपने हमारा डॉक्ट्रिन तोड़ दिया है, मैं दबा रहा हूं न्यूक्लियर बटन। तो इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से पुतिन यूक्रेन और यूएस या नेटो के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया अभी ऐसा नहीं करेगा, यह ड्रास्टिक एक्शन है, उसके लिए भी बचने की कोशिश रशिया भी करेगा अपनी इज्जत बचाकर। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियर वॉर इंश्योर करेगा MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। लेकिन सिचुएशन काफी डेलिकेट हो चुका है। यूक्रेन के मिसाइल अटैक से पहले ही स्वीडन, फ्रांस और नॉर्वे जैसे देश अपने लोगों को न्यूक्लियर वॉर और डिजास्टर जैसे सिचुएशन में डूज एंड डोंट्स के बारे में पैम्फलेट बांट रहे हैं। वहीं रशिया में न्यूक्लियर बंकर्स बन रहे हैं। तो अजीब पागलपन तो अभी एक छाया हुआ है, वही डर जो कोल्ड वॉर के जमाने में देखा जाता था। यूक्रेन के अटैक के बाद यूएस ने भी अपने कीव एम्बेसी को बंद कर दिया कि भैया अभी रशिया इस पर भी अटैक कर देगा, मिसाइल दाग देगा। तो एक न्यूक्लियर वॉर की एक हालत बन चुकी है और जो ट्रिगर की कसर बाकी थी वो यूक्रेन ने पूरी कर दी है बाइडेन अंकल के आशीर्वाद के बाद, लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग कर। अब पूरी दुनिया दिल थाम कर देख रही है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, क्या वो इसको और एस्केलेट करेंगे। अगर एक तरफ रशिया के न्यूक्लियर वॉर के तरफ बढ़ते कदम को नेटो, वेस्टर्न एलाइज कंडेम कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ रशिया के कोर एलाइज बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, वेनेजुएला ऑलरेडी यूएस के मिसाइल अप्रूवल, जो ये मिसाइल यूज हुआ है, उसे भी कंडेम कर रहे हैं और रशिया के कैंप में वो भी अपना जगह बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, जो खुद एक न्यूक्लियर नेशन अपने आप को कहलाता है, वो ऑलरेडी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी महीने जेलेंस्की ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स रशिया में तैनात हैं और यूक्रेन के ट्रूप्स के खिलाफ डायरेक्ट कॉम्बैट में भी शामिल हो चुके हैं। तो यह अब एक लोकल वॉर या रीजनल वॉर रह नहीं गया है। तो यह अब एक रशिया वर्सेस यूक्रेन या रशिया वर्सेस नेटो कॉन्फ्लिक्ट रह नहीं गया है। अब ये रशियन एलाइज भी इसमें शामिल हो चुके हैं। जैसा कि ईरान का एग्जांपल ले लीजिए, ड्रोन्स और वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान रशिया को, और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो अब ईरान, जो सालों से एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट माना जाता था, अब एक्चुअली एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है या उसके करीब है।
मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर के एक टॉप एडवाइजर ने इस बात को कंफर्म किया कि जरूरत पड़ने पर 24 घंटे के अंदर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी पेंडिंग है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सालों से चलती आई है। सीक्रेटली वो एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश दशकों से कर रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में आई तेजी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ हो सकता है। ट्रंप हमेशा से ही एंटी ईरान और वुसिफुलसली प्रो इजराइल रहा है। अब उसकी जो नई टीम बन रही है उसमें ऐसे कट्टर एंटी ईरान और प्रो इजराइल लोग ठुसे हुए हैं जो यह बात साफ कर रहे हैं कि जैसे ही वो पावर में आएंगे तो एंटी ईरान रेटोरिक और बढ़ेगा और एंटी पैलेस्टाइन भी बातें ट्रंप कैंप से काफी ज्यादा अब सुनने को मिल रही है। तो ईरान का न्यूक्लियर पॉस्चरिंग रशिया के नजर से कम और ट्रंप के नजर से ज्यादा देखना चाहिए कि यहां भी एक न्यूक्लियर सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। वजह जो भी हो, आज हकीकत यह है ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और उनके कई एलाइज ओपनली रशिया के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वहीं अगर आप दूसरे साइड देखो तो यूक्रेन के सपोर्ट में अभी भी नेटो नेशंस हैं, कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। न्यूक्लियर पावर्स हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और वरिंग चीज है कि रशिया के कैंप में जो भी स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक नेशंस नहीं है, वो अथॉरिटेरियन नेशंस है। यानी कि यहां के पॉलिसीज, वहां के लोग नहीं, पुतिन, किम जोंग उंग, आयतुल्ला खमीनी, लुशेंको, ये सारे अथॉरिटेरियन लीडर्स न्यूक्लियर बटन यहां कंट्रोल करते हैं या वेपनरी यहां कंट्रोल करते हैं। तो ये देश ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस जैसे न्यूक्लियर बटन दबाना बड़ी आसानी से ले सकते हैं बिना किसी लोकल पॉपुलेशन को जवाब दिए हुए या किसी चेक एंड बैलेंस के। वही यूक्रेन के सपोर्ट में जो डेमोक्रेसीज हैं, हर बात का हिसाब देना पड़ेगा लोगों को। बाइडेन, सुनक जैसे लीडर्स, इलेक्शन में उनका काफी फेलियर हुआ इस रीजन से भी कि यूक्रेन का वॉर वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। अब ट्रंप भी अगर बाइडेन की पॉलिसीज को कंटिन्यू रखते हैं, वॉर प्रोलॉन्ग करते हैं, तो उन्हें भी जनता को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप ने वॉर नहीं पीस का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाइडेन ने जाते जाते एक ऐसा कार्ड खेल दिया है कि सारा खेल अभी बिखर गया है, जिससे ट्रंप का मैन्यूवरिंग एबिलिटी, पीस मेकिंग एबिलिटी अभी कम हो गया है। अब ट्रंप के इनकमिंग टीम मेंबर्स ने भी बाइडेन के इस डिसीजन को रेकलेस बताया है और इसकी निंदा भी की है। याद रखिए, अमेरिका में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है इलेक्शन खत्म होने के बाद और नए प्रेसिडेंट के स्वेरिंग इन के बीच में, और इस समय बाइडेन को कोई खास डिसीजन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने लिया है और यह काफी चिंता का विषय बन गया है। और उधर रशिया के लिए भी चिंता का विषय यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने ये जो इंटरिम रेंज बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, एक ऑफेंसिव कॉम्बैट के लिए किया। याद रखिए, कोल्ड वॉर के समय भी बैलिस्टिक मिसाइल ऑलवेज वाज अ डेटरेंट, कि ये हम लास्ट रिजॉर्ट में इसको इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे ऊपर हमला होता है। तो कुछ महीनों में कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खराब सिचुएशन बन रही है। एकदम ट्रस्ट नहीं है, एकदम बैक चैनल टॉकिंग नहीं हो रहा है। अगर यह सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट करता है तो इसका एक ग्लोबल इंपैक्ट होगा, आप पर और मुझ पर भी होगा एक बहुत बड़ा इंपैक्ट।